मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों हमारा जो कल टॉपिक चल रहा था, जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली, जिसके तहत हमने स्वतंत्रता के बाद हमने जो समाज का जो दबा कुचला वर्ग है, जो पिछड़ी है, जो दलित है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। उसके लिए हमने आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया है। लेकिन अंग्रेजों के समय इसके लिए प्रत्येक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, जिसका अर्थ था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग हैं वो वोट डाल सकते हैं। तो अतः संविधान सभा के सामने अनेक सदस्यों को इस बात की शंका थी कि उनका विचार था कि यदि सारे उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी, इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र से सभी मतदाता तो वोट डालेंगे, लेकिन उस जाति, उस वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, उसके लिए जो सीट आरक्षित है, लोग तो सभी वोट डालेंगे, लेकिन उस सीट पर जो प्रत्याशी होगा वो SC ST का ही होगा, उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट है वो आरक्षित है, सीट से वो सुरक्षित है। अनेक ऐसे सामाजिक समूह जो पूरे देश में फैले हुए हैं, किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं है कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सके, लेकिन पूरे देश पर नज़र डालने से यह हमें अच्छी तरह से दिखाई देती है। समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए हमारे देश में आपको पता है कि आरक्षण को लागू किया गया है। संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और विधानसभा में, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण है वो लागू किया गया है, जिसके तहत जो वर्तमान हमारी लोकसभा है उसमें 84 सीटें वो अनुसूचित जाति के लिए, 47 सीटें वो अनुसूचित जाति के लिए, 84 सीटें वो SC के लिए और 47 सीटें वो ST के लिए वो आरक्षित कर दी गई है। जो आरक्षण की प्रारंभिक व्यवस्था थी वो 10 वर्ष के लिए थी, और अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे चाहे तो और आगे बढ़ा सकती है, आगे बढ़ाने का निर्णय कर सकती है। इन दोनों समूह को आरक्षण सीटें का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में होता है। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको कहा, भारत में जनसंख्या में इसका अनुपात है। लोकसभा की जो 543 सीटें हैं, उन सीटों में से 84 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए, और जो 47 सीटें वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा लोकसभा की 543 में से 84 और 47 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है, उनको आरक्षण दिया गया है। कौन से निर्वाचन क्षेत्र से आरक्षित होंगे ये कौन तय करता है भाई, और ये इसका निर्णय किस आधार पर होगा? इसका निर्णय, यह निर्णय स्वतंत्र संस्था के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा क्षेत्र, कौन से निर्वाचन क्षेत्र है वो आरक्षित होगा, यह कौन तय करेगा, किस आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा? यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा किया जाता है, जिसे हम परिसीमन आयोग कहते हैं, जो परिसीमांकन का काम करता है। राष्ट्रपति परिसीमांकन आयोग का गठन करते हैं। राष्ट्रपति है वो परिसीमांकन आयोग का है वो गठन करते हैं। यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। तो परिसीमांकन आयोग है वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जो भारत का राज्य है उसमें आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा है, निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा है जो उस राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। तो हमारे देश में जो प्रत्येक राज्य है वहाँ पर जो SC और ST
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको कोटा मिलता है। उनका कोटा होता है परिसीमांकन के बाद। परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या की संरचना को देखता है कि कौन से जिले में, कौन सी लोकसभा में एससी की संख्या ज़्यादा है, कौन से लोकसभा क्षेत्र में एसटी की संख्या ज़्यादा है। जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की संख्या या अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसे उसके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग दो बातों पर ध्यान देता है। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात सबसे ज़्यादा होता है। जो चुनाव आयोग है या जो परिसीमन आयोग है वो उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जहाँ पर एससी या एसटी की आबादी है वो ज़्यादा होती है। एससी या एसटी है वो बहुमत में होता है, लेकिन वह इस निर्धारित क्षेत्र को राज्य के विभिन्न भागों में फैला देता है। ऐसा इसलिए होता है कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप है। जब कभी भी परिसीमांकन का काम होता है तो यह आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। संविधान के द्वारा क्या किया गया बेटा? तो संविधान उन उपेक्षित जो कमजोर हैं, पिछड़े हैं, दलित है, शोषित है, वंचित हैं, इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता, परिसीमांकन की कोई व्यवस्था नहीं करता। लोकसभा और जो राज्य की विधानसभा में है महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठी है। तो जो परिसीमांकन का काम करता है वो परिसीमन आयोग करता है। परिसीमन है वो देखता है कि किन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और किन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य है, तो उस सीट को अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। जैसे हमारा राजस्थान राज्य है, राजस्थान में जो सीटें हैं कुछ सीटें वो एससी और एसटी के लिए आरक्षित की गई है। तो पूरे देश में हर राज्य में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उसका बिखराव है वो फैला हुआ है। तो बिखराव या फैला होने के कारण जब परिसीमन आयोग देखता है कि किन क्षेत्रों में, परिसीमन आयोग का काम होता है कि इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। संविधान कमजोर वर्ग के लिए इस प्रकार आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता, परिसीमांकन की कोई व्यवस्था नहीं करता है। लोकसभा और जो राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते हैं, जैसे कि राजस्थान में हम चूरू जिले में रहते हैं, तो चूरू जिले के अंतर्गत जो सुजानगढ़ जो विधानसभा है वो एससी के लिए आरक्षित है। यानी कि सुजानगढ़ विधानसभा से जो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो एससी जाति का ही होगा, लेकिन वोट है वो सारे डालेंगे। यह देखते हुए वोट है वो सभी लोग डालेंगे, जबकि जो उम्मीदवार होगा वो एससी का ही होगा। तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग है वो जोरदार ढंग से उठ रही है। इसे देखते हुए प्रतिनिधि संस्थाओं में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती है, उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात हो गई। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दी गई है। इसे हम स्थानीय सरकार वाले अध्याय में पढ़ेंगे। लोकसभा और विधानसभा में ऐसी व्यवस्था करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जिसके तहत महिलाओं को 1/3 सीटें वो आरक्षित कर दी जाए। महिलाओं की आबादी है वो 50% है, समाज का आधा हिस्सा है वो महिलाओं का है। तो महिलाओं को भी लोकसभा और विधानसभाओं में उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, उनको पर्याप्त है वो बहुमत मिले। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव तो लाया गया है, कई बार संशोधन प्रस्ताव तो लाया गया, लेकिन उसे पारित नहीं किया जा सकता है। कई पारित नहीं किया गया क्योंकि जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। वो नहीं चाहता कि महिलाओं को किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व मिले, किसी प्रकार का मौका मिले या सत्ता में वो बराबर की भागीदारी हो। ये पुरुष प्रधान समाज है वो नहीं चाहता। तो लोकसभा में कई बार ऐसा संशोधन प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन उसे आज तक पारित नहीं किया जा सका है। आज तक उसे पारित है वो नहीं किया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि पुरुष नहीं चाहते कि महिलाएं हैं वो उनका स्थान ग्रहण करें। इसलिए जब भी ये महिला आरक्षण या महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान संबंधी संशोधन प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कभी सत्ता पक्ष के द्वारा, कभी विरोधी पक्ष के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। इसलिए जो 1/3 सीटों के लिए महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का जो संशोधन विधेयक है वो
लोकसभा में रुक जाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करे। यदि हम लोकतंत्र को एक जमीनी हकीकत बनाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो। चुनाव प्रणाली बेटा ऐसी होनी चाहिए जिसमें मतदाताओं की आकांक्षा चुनाव परिणाम में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सके। चुनाव में भाग ले मतदाता, चुनाव की आकांक्षाओं को पूरा करे, चुनाव परिणाम है वो न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी है कि वह स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, बिना किसी भेदभाव का हो। यदि हम लोकतंत्र की एक ज़मीनी हकीकत बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र को एक बुनियादी हकीकत बनाना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि चुनाव है वो निष्पक्ष हो, प्रभावशाली हो, पारदर्शी हो। तो चुनाव प्रणाली ऐसी हो जिसमें सभी का विश्वास हो, सभी लोग उस पर अपना विश्वास व्यक्त कर सके, जिसमें मतदाताओं की आकांक्षा चुनाव परिणाम में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बूथ कैप्चरिंग हो, बूथ को लूटा जाए, मतदाता को वोट देने का मौका ही नहीं मिले, मसल पावर, मनी पावर के द्वारा लोगों को प्रभावित किया जाए। चुनाव आयोग इसके लिए निष्पक्ष कदम भी उठाता है, जिसके तहत चुनाव प्रचार में अधिक चुनाव प्रचार पर रोक, लाउड स्पीकर पर रोक, चुनावी खर्च का ब्यौरा देना, चुनाव में एफिडेविट देना, अपनी सूचनाएं सही प्रस्तुत करना, ये चुनाव परिणाम में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। जैसा कि बच्चों आपको पता है, चुनाव का तरीका निर्धारित करने के अतिरिक्त संविधान चुनाव के बारे में 2 प्रश्न है वो उनका उत्तर भी देता है। संविधान, हमारा संविधान है, वो प्रश्न का उत्तर देता है कि मतदाता कौन है और कौन चुनाव लड़ सकता है, मतदाता किसे माना जाए और चुनाव लड़ने का अधिकार है वो किसे हो। इन दोनों बिंदुओं पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। हमारा जो संविधान है वो लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। तो मतदाता कौन हो और चुनाव कौन लड़ पाए, कौन व्यक्ति है वो चुनाव लड़ सकता है, कौन व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, कौन चुनाव लड़ सकता है, मतदाता कौन हो, इसके लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। तो जो लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं उसमें देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है, जरूरी है। इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भाकर बेटा आप सुन रहे हो ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसके तहत पूरी दुनिया में 18 वर्ष तक की आयु के समस्त महिलाओं और पुरुषों को वोट देने का अधिकार है। अनेक देशों में नागरिकों ने इस अधिकार की प्राप्ति के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। बहुत से देशों में महिलाएं काफ़ी देर से और बड़े संघर्ष के बाद में उन्हें वोट देने का अधिकार मिला। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए प्रत्येक भारतीय वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया है। जैसा आपको पता है, कई देशों में महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ा वोट के अधिकार को लेकर, अपने वोट की लड़ाई को लेकर, समान प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर, समान महिलाओं के वोट के अधिकार को लेकर उन्हें काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। भारतीय संविधान के द्वारा हमारे निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखा और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही इसे संविधान में शामिल कर लिया गया, जिसके तहत प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है वो दिया गया है। 1989 तक ध्यान में रखना बेटा, 1989 तक हमारे देश में भी यही था कि 21 वर्ष से ऊपर भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय नागरिक माना गया था। 1989 में संविधान में एक संशोधन कर दिया गया और इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 1989 तक 21 वर्ष थी मताधिकार की आयु, जिसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपना प्रतिनिधि की चयन करने, उसमें भाग लेने का अवसर देता है। यह समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है। इसका अध्ययन हमने अधिकारों वाले अध्याय में किया है। अनेक लोग पहले और आज भी ऐसा मानते कि बिना शैक्षणिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार देना सही निर्णय नहीं था। तो 1989 से पहले बेटा ये क्या थी,
कि 21 वर्ष थी वो वोट डालने की उम्र थी। 21 वर्ष के पश्चात ही व्यक्ति को वयस्क भारतीय नागरिक माना गया था, लेकिन 1989 में संविधान में संशोधन करके मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के चयन करने का अधिकार देता है, अवसर देता है। यह समानता और गैर भेदभाव के अनुरूप है। इसका अध्ययन हमारे अधिकार वाले अध्याय में हमने किया है। अनेक लोग पहले और आज भी ऐसा मानते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता को सभी को वोट देने का अधिकार वो न्याय संगत नहीं है। केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सभी नागरिकों के लिए समानता के अधिकार के तहत वोट देने के अधिकार को चुना। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी नागरिकों की योग्यता को मानते हुए, महत्व को मानते हुए समान रूप से विश्वास था और वे समाज और देश को अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकते हैं। कोई भी, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो अपने समाज के, देश के, राज्य के, क्षेत्र के, निर्वाचन क्षेत्र के भले के लिए सही निर्णय ले सकता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माता को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व में समान रूप से विश्वास था। वे समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकते हैं। तो अनेक लोग पहले और आज भी ऐसे मानते हैं कि वोट देने का अधिकार है वो सभी को देना सही नहीं है। वोट देने का अधिकार केवल पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए। लेकिन हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि वो उनकी सभी की, भारतीय नागरिकों की, वयस्क नागरिकों की, उनकी योग्यता, क्षमता पर उनको विश्वास था। अतः कोई भी जो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा, वो अपने समाज की, राज्य की, अपने क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र में अपने हित के लिए अपना सही निर्णय है वो कर सकता है, सही प्रत्याशी का चयन कर सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1989 से पहले 21 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिकों को वयस्क माना गया था। 1989 में संविधान में संशोधन कर दिया गया और मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो बच्चों, ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने आपको पढ़ाया है, अंडरलाइन कराया। अंडरलाइन किया को आपको लिखना है, नोट्स के रूप में लिखना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।